बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 22 निबंध लेखन। तो निबंध लेखन क्या होता है? जब हम किसी विषय पर क्रमबद्ध तरीके से अपने वाक्यों को लिखते हैं वो निबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ निबंध यहाँ पर है, इनको पढ़ेंगे हम। जैसे कैंसर एक भयानक बीमारी, तो विषय आपका क्या है कि कैंसर एक भयानक बीमारी है, इस पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, कैंसर असामान्य सेल वृद्धि की वजह से होता है जो आम कैंसर असामान्य सेल वृद्धि की वजह से होता है जो आमतौर पर शरीर के किसी एक हिस्से में उत्पन्न होकर दूसरी जगह फैल जाता है। यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो कई प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, जिसमें कुछ सामान्य प्रकार के कैंसर जैसे फेफड़े शामिल है। लाखों लोगों को हर साल इस घातक बीमारी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इससे मुकाबला करते हैं जबकि कुछ लोग इसके आगे हार मान जाते हैं। कैंसर के चरण, कैंसर के 4 चरण है। अगर इसका प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाता है तो इसे इलाज से ठीक किया जा सकता है, और अगर इसका बाद में पता लगता है तो यह आमतौर पर रोगी के लिए घातक साबित हो सकता है। कैंसर के 4 चरणों की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। तो चरण पहले चरण में क्या होता है? प्रथम चरण में कैंसर उभरने की स्थिति में होता है जिसमें यह विकसित होने की कोशिश करता है। वो पहले चरण में कैंसर जो है बहुत थोड़ा होता है। फिर दूसरे चरण में क्या होता है? चरण दूसरे में ट्यूमर का आकार बढ़ जाता है, हालांकि यह आसपास के ऊतकों में अभी तक फैल नहीं पाता। कभी कभी कैंसर के चरण का अर्थ है कि कैंसर की कोशिकाएं आगे बढ़ गई हैं और ट्यूमर निकट के लिम्फ नोड्स में फैल गई हैं। इसके बाद तीसरे चरण में, इस चरण में ट्यूमर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और यह आसपास के ऊतकों में फैल सकता है। कैंसर कोशिकाओं इस स्तर के क्षेत्र के लिम्फ नोड्स में भी फैल जाती है। चौथा चरण, इस चरण में कैंसर अन्य अंगों में फैल जाता है। इसे माध्यमिक या मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। कभी कभी इन चरणों को A, B और C के नामों से भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कैंसर के 4 चरण थे, 4 स्टेज थी, जिन स्टेज में अलग अलग स्टेज में कैंसर का हमें पता चलता है। ठीक है, इसके बाद है कैंसर के चरण आवश्यक क्यों है, इसके बारे में हमें जानना आवश्यक क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैंसर के चरण कैंसर की वास्तविक अवस्था का पता लगाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह रोगी के लिए आवश्यक उपचार को समझाने में मदद करते हैं। तो ये जो चरण है इनके बारे में जानना हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है। जब हम इन चरण के बारे में जान लेंगे, हमें पता चलेगा कैंसर की कौन सी स्टेज है, तो हमें उसका उपचार करने में बहुत ही सावधानी हो जाएगी। हम आसानी से उसका उपचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी अभी भी कैंसर के पहले चरण में है तो सर्जरी या रेडियोथेरेपी इलाज के रूप में मदद कर सकती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पहले चरण में है कैंसर के तो उसका इलाज संभव है, उसका आसानी से रेडियोथेरेपी या सर्जरी के द्वारा उसका इलाज किया जा सकता है। यदि एक स्थानीय उपचार है जो केवल शरीर के एक भाग का इलाज करता है, यदि कैंसर की कोशिकाएं मूल स्थान से टूट गई हैं और लिम्फ नोड्स में प्रवेश कर गई हैं, जिसका अर्थ है कि रोगी कैंसर के तीसरे चरण में प्रवेश कर गया है, तो सहायक उपचार का सुझाव दिया जाता है। इसमें आमतौर पर केमोथेरेपी पोस्ट सर्जरी शामिल है। यह प्राथमिक ट्यूमर से टूटी हुई कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। यदि कैंसर शरीर के अन्य भागों में फैल गया है तो स्थानीय और सहायक उपचार पर्याप्त नहीं है। इसमें पूरे शरीर को शामिल करने वाले उपचार के रूप में जाना जाता है। इसमें केमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और जैविक उपचार शामिल हैं जो रक्त प्रवाह में फैलते हैं, तो ये खून में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार चरणात्मक तरीका कैंसर के आकार और समस्या की गंभीरता का वर्णन करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब एक मरीज का कैंसर का इलाज किया जाता है तो डॉक्टर द्वारा कई परीक्षण किए जाते हैं। ये कैंसर के आकार को समझने के लिए किया जाता है, जिससे पता चल सके कि यह अन्य अंगों में फैल गया है या फिर नहीं। तो डॉक्टर लोग पहले यही चेक करते हैं कि जो कैंसर है, जो उनकी कैंसर की गांठ है, जहां पर भी कैंसर है, कि वो शरीर के बाकी अंगों में फैला तो नहीं है। इससे कैंसर के स्तर को पहचानने में मदद मिलती है। निष्कर्ष, चरण 1 या 2 में पाए जाने वाले कई प्रकार के कैंसर का इलाज किया जा सकता है। यानी कैंसर अगर 1 स्टेज या 2 स्टेज तक है तो उसका इलाज आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका कैंसर तीसरे स्टेज या चौथे स्टेज पर पहुंच गया तो उसका इलाज आसानी से होना संभव नहीं है। हालांकि इस समस्या से निपटना तब मुश्किल हो जाता है जब यह बढ़ जाता है। तो जब कैंसर बढ़ जाएगा तो इस समस्या का कोई हल नहीं है, क्योंकि वो शरीर के हर भाग तक पहुंच गया है। कैंसर फैल जाता है तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और मरीज का समय रहते उपचार करना चाहिए। तो जब कभी आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे या कुछ भी हो तो उसका बहुत ही जल्दी इलाज कराना चाहिए।
इसको हमें फैलने से हमेशा रोकना चाहिए। उसके बाद है हमारे विश्वसनीय बैंक। तो हमारे विश्वसनीय बैंक है, यहाँ पर इस पर आधारित ये निबंध है, इसको पढ़ेंगे। तो बैंकों के क्या कार्य होते हैं? बैंक के कार्यों को आमतौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये प्राथमिक कार्य और माध्यमिक कार्य है। यहाँ इन पर विस्तृत जानकारी दी गई है। तो प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? प्राथमिक कार्य बैंकों के मुख्य कार्य हैं। इसमें धन को स्वीकार करना या ऋण प्रदान करना शामिल है। यहाँ इन कार्यों का एक संक्षिप्त रूप है। तो सबसे पहला धन स्वीकार करना, ठीक है। तो धन स्वीकार करना यानी बैंक जो है वो लोगों के पैसे को जमा करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये खाते रूप से 4 अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं। आपने देखा होगा आपकी खाता बुक होती है, ठीक है। तो खाता बुक के द्वारा ही आप बैंकों में पैसा जमा करने जाते हैं। तो सबसे पहला बचत खाते। बचत खाते की प्रारूप जो होती है, ये खाते जनता को पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनसे पैसा आसानी से वापस लिया जा सकता है। इन खातों में ब्याज दर जो है वो बहुत ही कम होती है। तो बचत खाता जो होता है वो, उसमें क्या होता है कि लोगों को उत्साहित किया जाता है कि जिससे लोग अपने पैसों को कुछ की बचत कर सकें, ठीक है। इसमें ब्याज दर बहुत ही कम होती है, लेकिन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कुछ बचत करने का, जिससे कि लोग कुछ पैसे जोड़ सके। इसके बाद आते हैं वर्तमान खाते। यह खाता विशेष रूप से व्यवसायियों के लिए है। ये खाते ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो व्यवसाय के लिए फायदेमंद होते हैं। इस खाते में कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता। तो वर्तमान खाते कैसे होते हैं? ज्यादातर व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए होते हैं। इसमें उनको ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, जिसमें वो पैसे जो है वो ओवरड्राफ्ट के थ्रू किसी को भी आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी ब्याज नहीं होता। ये केवल उनकी मदद करने के लिए एक खाता तैयार किया जाता है। इसके बाद आते हैं म्यादी खाते। म्यादी खाते में एक निश्चित धनराशि निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। ऐसी जमा राशि में ब्याज दर अधिक होती है। म्यादी खाते कैसे होते हैं? जिसमें कि कुछ धनराशि एक निश्चित समय के लिए आपकी जमा हो जाती है, उससे पहले आप उसको नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसीलिए बैंक जो है ब्याज दर अधिक देता है, क्योंकि बैंक उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एक आपको निश्चित समय दे दिया कि इस समय तक हम आपको ये पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बैंक जो है उस पर ब्याज दर अधिक देता है। इसके बाद आता है आवर्ती खाता। एक निश्चित राशि ऐसे खाते में नियमित अंतराल पर जमा की जाती है। ब्याज दर उच्च होती है, हालांकि किसी निश्चित अवधि से पहले राशि वापस नहीं की जा सकती। इसमें भी क्या है, अवधि जमा खाते में भी, आवर्ती जमा खाते में भी क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल तक ये राशि जमा कर दी जाती है और उससे पहले, समय से पहले उस राशि को आप नहीं निकाल सकते। दूसरा आता है आपका ऋण प्रदान करना, यानी यहाँ बैंकों द्वारा दिए गए ऋण और उधार के प्रकार हैं। यहाँ अब बैंक द्वारा ऋण किस प्रकार से दिया जाता है? सबसे पहला है ऋण। थोड़े समय और ज्यादा समय दोनों के लिए ही ऋण दिया जाता है। शुल्क पर लगाए गए ब्याज की दर भिन्न भिन्न प्रकार के ऋण और उधार पर अलग अलग होती है। इसे किश्तों में चुकाया जा सकता है। तो जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो थोड़ा कम ज्यादा जितना भी लेते हैं तो उसकी क्या है, वो अलग अलग तरह से होता है और इसको क्या है, आप किश्तों में चुका सकते हैं। इसके बाद है नगद क्रेडिट। ग्राहकों को एक निश्चित राशि की नकदी लेने की सुविधा है जो पैसे की सीमा में तय की गई है। इसके लिए एक अलग कैश क्रेडिट खाता बनवाया जाता है। तो आप देखते हो ना, क्रेडिट कार्ड बनवाया जाता है, तो उसमें लोग क्या है कि उन्हें कुछ नगद मिल जाता है। तो उसमें भी कुछ समय अवधि होती है कि इस समय तक आप उसका पेमेंट करना होता है ना। उसके बाद होता है ओवरड्राफ्ट। यह सुविधा व्यापारियों के लिए है। इस प्रकार वर्तमान खाता धारकों को यह प्रदान किया जाता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें अलग खाते बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय कार्य जिसे गैर बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये एजेंसी कार्य और सामान्य उपयोगिता कार्य हैं। यहाँ इन दोनों प्रकार के कार्यों पर एक संक्षिप्त नजर डाली गई है। एजेंसी के कार्य, बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इस संस्था द्वारा कई एजेंसी कार्यों को अंजाम दिया जाता है। इसमें चेक, आवधिक भुगतान, पोर्टफोलियो प्रबंधन, आवधिक संग्रह और धन के हस्तांतरण का संग्रह शामिल है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए निष्पादक, प्रशासन, सलाहकार और न्यासी के रूप में भी कार्य करते हैं। वे अपने ग्राहकों को अन्य संस्थानों से निपटाने में भी मदद करते हैं। इसके बाद है सामान्य उपयोगिता कार्य, यानी बैंक सामान्य उपयोगिता कार्य भी करते हैं, जिसमें लॉकर सुविधा, शेयरों का हिसाब किताब, विदेशी मुद्रा में काम करना, क्रेडिट के पत्र और ड्राफ्ट जारी करना, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, सार्वजनिक कल्याण अभियान और वयस्क साक्षरता कार्यक्रम जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का उपक्रम शामिल है। इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली एक और सेवा बिल के एक्सचेंज की छूट है।
निष्कर्ष, हालांकि शुरू में बैंकों के कार्यों में केवल धन जमा करना और ऋण प्रदान करना शामिल था। तो पहले बैंक के जो कार्य थे वो केवल क्या था कि धन जमा करना और ऋण प्रदान करना, केवल 2 कार्य शामिल थे बैंक के। उन्हें अब कोई अन्य सुविधाओं का उद्देश्य ग्राहकों को अपने वित्त के साथ मदद करना है। लेकिन अब बैंक जो है अपने ग्राहकों के साथ हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बैंकों की कार्य के बारे में पढ़ा कि बैंक किस तरह से हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसके बाद जनरेशन गैप, धन, ठीक है, इन 2 विषयों पर आधारित निबंध है जिनको आप अभ्यास में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और इन पर चर्चा करेंगे, आप इनके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या सच में हो रहा है कि वास्तव में ये चीजें हमारे लिए सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद आप कोई एक विषय पर आप अपने यहाँ पर अभ्यास में भी आपके पास कुछ विषय दिए गए हैं, देश प्रेम, मनोरंजन के आधुनिक साधन, दिल्ली की बदलती तस्वीर, प्रदूषण एक विकट समस्या। तो इनमें से किसी भी विषय पर आप एक निबंध लिखेंगे अभ्यास में, जिससे आपको निबंध लिखना आ जाएगा कि निबंध किस तरह से और किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो जैसे आप इन निबंधों को पढ़ेंगे, इन पर आधारित जानकारी के आधार पर ही आप इन विषयों पर भी निबंध लिखेंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ आपका यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।